नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं महेश कुमार बर्नवाल सर का पॉलिटी का बुक जो है एनसीईआरटी वाला। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही सारा जो एक जगह दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। तो हम लोग बार बार इसको रिपीट करते हुए पढ़ेंगे ताकि हमको चीज़ें याद हों। ठीक है, तो समय वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमारा चैप्टर है भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं यहाँ से। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारतीय संविधान में भारत का नाम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत, यानी दोनों नाम है। इंडिया दैट इज भारत एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किस प्रकार की शासन प्रणाली हमारे यहाँ? संसदात्मक है। ठीक है ना, ये क्या होता है ना कि इसमें संसदात्मक शासन प्रणाली में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। यानी जो नेता विधायक जो संसद में नियम कानून बनाने वाले होते हैं, कार्यपालिका यानी क्या? पुलिस। ठीक है, उन पे इनका नियंत्रण होता है। इसको क्या बोलते हैं? संसदात्मक शासन प्रणाली होते हैं, जिसमें कि संसद सर्वोच्च होती है। क्लियर, एक लाइन में समझिए इसको। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें एकल कार्यपालिका होता है। ठीक है, एक क्या होता है? एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो इसमें है क्या है? न्यायिक समीक्षा। इसको समझिए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई संविधान नियम कानून पास करती है, तो न्यायिक समीक्षा क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको ये करेगा कि ये कहीं संविधान के बाहर का तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि न्याय के विरुद्ध है ये। ठीक है ना, ये एक दायरा तय करता है। यानी कि जो बिल पास भी हो जाता है उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है खुद से उसको न्यायिक समीक्षा कर सकती है। ठीक है, जो कि भारतीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन में दोनों में बहुत अंतर है। भारत में ये संभव है, ब्रिटेन में ये संभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? भारत का संविधान परिसंघीय है, ये कैसे होता है? ये शक्तियों के वितरण से जो है निर्धारित होता है। किसके बीच में? केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो है शक्तियों के वितरण से ये निर्धारित होता है। क्लियर है, भारत का जो संविधान है परिसंघीय है, किससे निर्धारित होता है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से संबंधित है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारतीय संविधान आखिर है कैसा, यानी कि भारतीय संविधान का जो मूल्य क्या है, ये मैसेज क्या देता है, किस तरह के मूल्यों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। सबसे पहला हमें आते स्वतंत्रता से देखते हैं। हम लोग जानते हैं हम लोग स्वतंत्र देश में रहते हैं, ये समझाने का जरूरत नहीं है। समानता क्या है? कानून के नज़र में हर कोई बराबर है। ठीक है ना, अगर कोई मर्डर केस के लिए कोई सजा है तो वो किसी के लिए अलग नहीं है, सबके लिए एक ही है। ठीक है, भ्रातृत्व का भावना हम दूसरों में है कि हम लोग एक ही धरती पे पैदा हुए हैं, एक ही राष्ट्र में रहते हैं, ये हमारा भ्रातृत्व है। और कहीं भी कुछ ऐसा जैसे देशद्रोह होता है, कहीं भी हमारा बॉर्डर पे लड़ाई होता है, तो सब हम लोग एक हैं। ठीक है, संप्रभुता यानी कि हम स्वतंत्र हैं, हमें कंट्रोल करने के लिए बाहरी देश नहीं आते हैं, हमारा अपना संविधान है, हमारे लोग हैं, हम लोग खुद मिलकर डिसीजन लेते हैं, ये स्वतंत्र संप्रभुता हो गया। समाजवादी है कि हम समाज के हर तबके को लेकर के चलते हैं, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग को। ठीक है, तो इसमें जो बहुत नीचे तबके के लोग हैं, ये कोशिश किया जाता है उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। ठीक है, ये इसको समाजवादी हो गया। पंथ निरपेक्ष होता है कि इसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो, लेकिन वो जो लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें वो बाधा भी उत्पन्न नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया पंथ निरपेक्ष। लोकतांत्रिक क्या है? इसमें हम लोग राजा को चुनते हैं, होते हैं ना, हम लोग अपने प्रतिनिधि को वोट देते हैं, हमारे प्रतिनिधि हमारे राजा को चुनते हैं, तो हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। मेन मोटा मोटा यही है, इसको डिटेल में आगे हम लोग समझेंगे। चलिए नेक्स्ट है, अब ये सब क्वेश्चन जो है बार बार वन लाइनर है और ये सारा एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ध्यान में रखिएगा,
संविधान की आत्मा किसको कहा था? इसने ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। और यहाँ पे आप बी आर अम्बेडकर से मत कंफ्यूज होइएगा, उन्होंने किसको कहा था? अनुच्छेद 32 को कहा था। किसको कहा था? अनुच्छेद 32 को कहा था। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कही थी? ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। क्लियर है? रिपीट कर देते हैं, ग्रेनविल ऑस्टिन। आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में जो तैयार हुआ था, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां थी? पिछला हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान पूछ देगा तो क्या हो गया? ये टोटल अभी 12 हो चुकी हैं। कितना हो चुका है? टोटल 12। मूल में कितना था? 395 और 8, अभी में 12। क्लियर? नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? ठीक है ना, जन गण मन किस में गाया गया था? ये कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में इसको सबसे पहली बार गाया गया था। ठीक है। अब है राष्ट्रगान जो है हमारा नेशनल एंथम, जो जन गण मन है, उसके गायन का मानक समय कितना है? ठीक है, तो मानक समय कितना है हमारा? 52 सेकेंड है। राष्ट्रगीत का मानक सेकेंड कितना है हमारा? 65 सेकेंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग यानी कि लॉयर पेराडाइज भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये इतना जटिल है कि इसके वकीलों का इसको स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि उस समय संविधान सभा में संविधान बनाने वाले लोग बहुत पढ़े लिखे थे। हर एक चीज को तर्क के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर तौलने के बाद उसको बनाया गया था, जिसके कारण इसको संविधान सभा को इसको वकीलों का स्वर्ग कहा गया था। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर एवं अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यानी कि हमारा जो संविधान है बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लचीला भी नहीं। कठोर इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश के लोग बहुत ऐसा चाहते हैं कुछ परिस्थिति आ जाए और नियम में बदलाव ना हो, ये संभव नहीं है। इजी है, उसको बहुमत से पारित करके नियम को बदला जा सकता है। इतना लचीला भी नहीं है कि एक बहुमत का पार्टी और कोई भी आकर के उसको बड़ा पावरफुल नेता उसको चेंज कर दे। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक ढंग से बना हुआ है, जरूरत के हिसाब से, परिस्थिति के अनुसार से उसमें चेंजिंग किया जा सकता है। क्लियर है? तो अधिक लचीला भी नहीं है और अधिक कठोर भी नहीं है। किसने कहा था? ये केसी वेयर ने कहा था। ये किसने कहा था? केसी वेयर नहीं है। यानी कि भारत का जो संविधान है अंशतः यानी थोड़ा कठोर भी है, थोड़ा लचीला भी है, पूरी तरह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत जो है अर्ध संघात्मक राज्य है, ये किसने कहा था? ये बात भी किसने कही थी? केसी वेयर ने की थी। ये भी किसने कहा था? केसी वेयर ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के बृहत होने के क्या कारण है? ठीक है, बृहत यानी कि बड़ा होने का क्या कारण है? ये संघ एवं राज्यों का एकल संविधान है। क्या है? संघ एवं राज्यों का एकल संविधान है। जैसे अमेरिका में क्या होता है ना कि वहाँ पे 50 स्टेट हैं। ठीक है, तो एक देश का कानून अलग होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ का जो राज्य है उनका कानून अपना अलग होगा। वैसे ही देश का नागरिकता अलग होता है, अपने राज्य का जो है नागरिकता अलग होता है। तो अलग अलग देखेंगे तो उन लोग का छोटा छोटा 2 बुक हो गया। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है ना कि संघ का और राज्य दोनों का एकल संविधान है, इसके कारण ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। क्लियर है वही बात। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये किसने कहा है? ठीक है ना, ये आइवर जेनिंग्स का कथन है। ठीक है ना, ये आइवर यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आइवर जेनिंग्स का कथन है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों एवं भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का ये कथन है। मेनली ये लोग हमारे देश को भड़काने का काम करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? कौन है? ये है हमारा जनता है। हम भारत के लोग हैं
शुरुआती यहीं से होता है। तो जितने भी राजनीतिक सत्ता का प्रमुख वोट कौन देता है, कौन नेता को चुनता है, राजनीतिक पार्टी को कौन चुनती है, तो ये जनता चुनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाता है। ये कथन किसका है? यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। इनका ये कहना है कि संविधान से ज़्यादा फर्क वहाँ के क्रियान्वित करने वाले लोगों से पड़ता है। ठीक है, उसको आप कैसे फॉलो कर रहे हैं या फॉलो करवा रहे हैं, इससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। नेक्स्ट है, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ये कथन किसका है? यह भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। संविधान को संघात्मक के छोटे से ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये क्या है कथन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है ना, ये नहीं है कि सारा जो पावर है वो संघ को ही दे दिया गया, पूरा पावर स्टेट को गया है, इसमें बैलेंस करके चला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, ये सुझाव किसने दिया था? जैसे इसमें थोड़ा सा मिट गया है, ध्यान दे लेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसने कहा था कि इसको राजनीतिक दल के रूप में इसको खत्म कर देना चाहिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। फिर भी आप लोग गांधी को बुरे बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। इसको VVI में रखिएगा, बार बार आता है एग्जाम में ये। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो ये राष्ट्रपति में निहित होते हैं। हमारे यहाँ समस्त शक्तियां किस में निहित होती है? संसद में निहित होती हैं। लेकिन जब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में समस्त शक्तियां कहाँ होती है? राष्ट्रपति में होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ठीक है ना, ये एक लाइन है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे हमारे पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, ध्यान में रखिएगा इसको। वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग जानते हैं, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, और राष्ट्रीय ध्वज चक्र में 24 तिलियां हैं। अशोक चक्र जिसमें हम लोग बोलते हैं सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है ना, इसमें 24 तिलियां हैं। अब देख लेते हैं, एक नीचे लाइन है कि SR मुंबई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। क्या है? एक परिसंघात्मक संविधान है। चलिए हम लोगों ने इसको रिपीट कर लिया अच्छे से, तो आप लोग भी इसको बार बार पढ़ें, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।